जय हिंद, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रहरी में आप सभी का स्वागत है। अपने इस चैनल में हम लोग लूसेंट सीरीज के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे थे, जिसके अभी तक 3 लेक्चर आ चुके हैं और ये 4th लेक्चर होगा। और इसी लेक्चर से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा समाप्त हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस कंटेंट को अधिक से अधिक देखा है और जिसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इस एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इस तरह से अगले 6 से 7 दिनों में, 6 से 7 डेज़ में ये आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग तुरंत ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है इसकी, लूसेंट की, उसको देख लेंगे। इस तरह से हमारा हिस्ट्री का पोर्शन जो है, लूसेंट का डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बुक समाप्त हो जाएंगी, जिससे आप सभी का काफ़ी अच्छा पकड़ हिस्ट्री पे हो जाएगा। तो लूसेंट की महत्ता के बारे में हमने अपने पूर्व लेक्चरों में बताया ही है आप सभी को कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, और हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के पास ये बुक कंपलसरी होती है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ब्रह्मास्त्र है, अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखते होंगे कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और जितने भी बच्चे सफल होते हैं, वो अपनी सफलता की मुख्य कुंजी लूसेंट को ही मानते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे रेलवे के सिलेक्ट होते हैं, या बिहार कांस्टेबल में, या बीपीएससी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सिविल सेवा की हो, चाहे टीचर की हो, हर परीक्षा में लूसेंट का रोल अतुलनीय है। तो हम देखेंगे अपने आज के लेक्चर में, जो कि ये 4th लेक्चर होगा एंशिएंट हिस्ट्री का। बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, गुप्त वंश का देख लिया था जो समाप्त हो गया था, और अब ये पुष्यभूति भूति वंश को देखना है। हम लोग रेड पेन ले रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसको देखना है हमें। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर अर्थात हरियाणा अंतर्गत आता था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, मैं इसको राइट मोड कर दूं। इस जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए। कौन कौन? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कहाँ के शासक ने? मालवा के शासक ने। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला प्रतिशोध में, क्योंकि इनकी बहन को इसने कटघरे में कारागार में डाल दिया था, इसलिए। किसने मारा? राजवर्धन ने। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा दिया और राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। वही बोधि वृक्ष जहां पर गौतम बुद्ध ने शिक्षा ली थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्ष के को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? हर्ष को, जो राजवर्धन के भाई थे। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। कौन? वेनसांग। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। उसी हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ये भारत का जो उत्तरी हिस्सा था, इसमें इसका साम्राज्य था, लेकिन जब इसने दक्षिण की तरफ रुख किया तो वहां पे पुलकेशिन द्वितीय से इसका टकराव हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हराकर इनका विजय रथ रोक दिया, ऊपर ही कर दिया। ठीक है। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। किसने? हर्ष ने। 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध
के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। परीक्षा में कादंबरी हर्षचरित का उल्लेख आपने कई बार देखा होगा कि इसके लेखक कौन थे। तो कौन थे इसके लेखक? बाणभट्ट, ठीक, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? हर्ष ने। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे थे। अर्थात उसने लिखवाया था, लेकिन इतिहास में उल्लेख हर्ष का ही होता है कि उसने ही लिखा था। कौन कौन से थे वो? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। याद रखेंगे ये 5 स्टार। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हालांकि वो उत्तर भारत के हिस्से भी, आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आज जो वर्तमान में है, ये यहीं तक इसका विस्तार था। और जब ये उत्तर दक्षिण की तरफ रुख करता है तो वहाँ पे उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। कौन? ग्राम। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपटिलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, जो दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। क्या कहा जाता था इन्हें? चाट या भाट। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलधिकृत या महाबलिधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अब ऊपर देखेंगे, हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति को, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। अब आगे देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। अभी तक हम लोगों ने उत्तर भारत के राजवंशों को देखा, अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के। पहला इसमें आता है पल्लव वंश। काफी महत्वाकांक्षी वंश था ये। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 ईस्वी से 600 के बीच में बहुत कम समय के लिए चल रही है, 25 वर्षों के लिए। इनकी राजधानी कांची, वर्तमान में तमिलनाडु में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुन, आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए कौन कौन? क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव का वंश का अंतिम शासक अपराजित था। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। किसकी? मत विलास प्रहसन। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बातापी कोंड की उपाधि किसने प्राप्त की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कई बार परीक्षा में पूछा है, कई बार। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला, कहाँ? राज सिद्धेश्वर मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन
द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दंडी, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब आगे देखेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था 752 ईस्वी में। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ के? एलोरा के निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। किसने? ध्रुव ने। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था जिसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संघर्ष के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। कौन? सक्तायना। किसके दरबार में? अमोघ वर्ष के। अमोघ वर्ष भी काफी महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को त्याग दिया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी किसके शासनकाल में आया? इंद्र तृतीय के। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। एक चीज जानेंगे कि जितने भी विदेशी यात्री थे काफी चापलूस टाइप के थे। वो जिसके दरबार में आते थे उनकी ही प्रशंसा करते थे ताकि जो शासक का स्नेह मोहब्बत प्यार मिलता रहे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। महान पोन माना जाता है इनको। उन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से 1 से 12 तक बौद्धों का, ध्यान देंगे, 1 से लेकर 12 तक बौद्ध, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं एवं 30 से लेकर 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रसार की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट देखेंगे चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। जो आज का कर्नाटक है वो कल्याणी उस समय था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य चतुर्थ था। इस वंश का, चालुक्य वंश का बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? विज्ञानेश्वर ने। क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है, तो मिलान करना रहेगा जो भी रहेगा। तो मिलान में अक्सर पूछा जाता है। मिताक्षरा जो था इसके नामक ग्रंथ किसने रचना किया था? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? बिल्हण। विक्रमादित्य षष्ठम के शासनकाल में ये थे। विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन पर प्रकाश डाला किसने? विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? बिल्हड़। आगे देखेंगे चालुक्य वंश, जिसे वातापी वंश भी कहा जाता है। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही हर्षवर्धन को हराया था। विक्रमादित्य, विनयादित्य व विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय वह सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र नाम का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि
धारण की, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणाधेश्वर की उपाधि भी धारण की। पल्लव वंश शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। ठीक है। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की। तो वातापी कोण अभी मेरे ख्याल से 2024 या 25 के पीसीएस में था। ये वातापी कोण नरसिंह वर्मन का मिलान करना था। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकुलोत्तरपथनाथ की उपाधि धारण की। बहुत जटिल और बड़ा नाम है ये। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अवनिजनाश्रय की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त किया था। चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी वेंगी थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय किस वंश के थे? चोल वंश के विजयालय, जिसका राजधानी तांजाय या तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो परीक्षा में पूछ सकता है, निशुंभ सूदनी का देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने, जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। स्वतंत्र राज्य पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसको हराया था इसने? पाल वंश के शासक महिपाल को हराने के उपलक्ष्य में। और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोतुंग द्वितीय ने। कहाँ के मंदिर से? चिदम्बरम मंदिर में। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुदरनम कहा जाता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। चोल काल में भूमि के प्रकार क्या क्या होते थे, बाकी इरेज कर दें। चोल काल में भूमि के प्रकार
बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुमंडकनकनी मंदिर की उपहार में दी गई। पल्ली चंद्रम जैन संस्थानों को दान दी गई। आगे देखेंगे, कुछ ही पेज बचे हैं समाप्त होने के। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु का स्थानीय सभा नाटुर एवं नगर का स्थानीय सभा नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना। चोल काल में काशु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी थी। कमन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। 5 स्टार ले लीजिएगा इसको, दोनों को। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत इस्नाशिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियार, नानादेशी और मणिग्राम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ठीक है। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लाल तृतीय था। मैं माफ़ी चाहूँगा, पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अगला जो पीडीएफ आएगा आपको क्लीन दिखेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। किसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त्र पंचम थे। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र था। अब सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि।
पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल ने। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच था। ठीक है। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश, इन तीन के बीच युद्ध चलता था। इसमें पाल वंश की ओर सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? देवपाल ने। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र, जावा अर्थात आज का जो इंडोनेशिया है, अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में होगा। ठीक है। सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने। इसकी राजधानी नदिया थी, पश्चिम बंगाल की। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन का नाम आपने सुना होगा। आक्रमणकारी जब आते हैं तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासकों ने बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव एवं पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ये 5 स्टार जोड़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लुसेंट को आप कम मत आंकिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश, जिसमें कारकोट वंश, लोहार वंश इत्यादि थे। यहाँ अभी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बारह की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? मिहिर भोज ने। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था, जिसकी राजधानी वाराणसी में थी। ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चाहमान या चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। प्रारंभिक राजधानी इनकी थी अहिच्छत्र। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। हरिकेली नामक रचना किसने की संस्कृत में? विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का, चौहान वंश का या चाहमान वंश का। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को विजय एवं गौरी की हार हुई थी। लेकिन भारतीय राजाओं की एक विफलता का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये बहुत दानवीर माने जाते थे। ये हारे हुए दुश्मन को माफ करते थे ताकि वो दोबारा आए और उन्हें परास्त करे और यहाँ पे अपना
शासन स्थापित करे। वैसा ही हुआ था, गौरी को उन्होंने पहले में हराया 1191 में, फिर 1192 में, ठीक है, 2 बार युद्ध इनके हुए। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज की हार हो गई थी। इन्होंने पहली बार इसको माफ किया और दूसरी बार खुद हार गए, और मुगल सत्ता मूल रूप से भारत में गौरी के से ही स्टार्ट हो गई थी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। किसने? राजा भोज ने। कहाँ पे? भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाहसक चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, जिन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का शासक, उसके बाद चाहमान वंश और अनंत 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब अंतिम समय चल रहा है इसका, एंशिएंट हिस्ट्री का। बस यहाँ तक ये अंतिम पेज है, ठीक है। एक पेज और बचा इसके बाद। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं उस सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? धंग ने। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसने कायर की तरफ पीठ दिखा दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक परम दिरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम दिरदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। तो आल्हा उदल जो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, वीरता की कहानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में कही जाती है, या उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है आल्हा उदल की कहानी, जो कि परम दिरदेव के दरबार में रहते थे, उनके सेनानायक थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, जिसमें ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। किसने? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने कहाँ पे किया था? सोमनाथ मंदिर के आक्रमण किया था। भीम प्रथम ने के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। किसने आबू पर्वत पर बनाया था? बिमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराजा था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों का गजारोही मूर्तियों की स्थापना की।
मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ का। सिसोदिया वंश देख लेंगे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली के युद्ध 1518 में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस तरह से एंशियंट हिस्ट्री हमारा आज समाप्त हो जाता है कुल 4 लेक्चर में। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिवल देखेंगे। तो अभी तक कुल 4 लेक्चरों में अगर हम पूरा कंपाइलेशन कर दें तो लगभग में 3.5 घंटे की क्लास में आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। तो मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री हमने ख़त्म कर दिया है। और आप लोगों से बस इतना अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अच्छे से देखें और मैं अच्छा सही पीडीएफ आपको दूंगा। ये थोड़ा सा पीडीएफ उतना अच्छा नहीं था, इसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको अच्छा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप आसानी से जाइए वहाँ पे सेव करिए। वहाँ पर आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो कि हमने उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा की परीक्षा कराने वाली तैयारी कराने के लिए जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, 4 बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, उनके जो सेक्शनल नोट्स निकालते हैं उन नोट्स को हमने डिकोड करके उनका शॉर्ट नोट्स बनाया है। और वो नोट्स जो कि अगर मान के चलिए पॉलिटी में पीसीएस में आरओ में 15 से 18 प्रश्न आते हैं, तो ये मेरा दावा है कि 12 से 13 प्रश्न आपको उस नोट से मिलेंगे। मात्र 30 से 32 पेज का नोट्स है वो। उसी तरह पॉलिटी में लगभग में 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो आपको मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ 15 से 16 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे आप सभी को बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये नोट्स। और मैंने अपना जो अभी तक जितने बार पीसीएस अटैम्प्ट दिए हैं उसके आधार पे मैंने नोट्स बनाए हैं, जो सिर्फ यूपीसीएस में ना कह के आरओ बीपीएससी के एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, लेखपाल, एसआई, टीजीटी, जहाँ भी पूछा जाता है जीएस, वहाँ ये आपको सफलता दिलाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को प्रारंभ करेंगे। अभी तक आपने एंशिएंट को देख लिया है, और हाँ इसके बाद ठीक हम इसके बाद जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक। और इस तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद अभी जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा 2 से 3 बार देखेंगे, आप 50% सही कर जाएंगे। और आप जब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे एक बार तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट हम लोग कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।